Hello friends, I'm Astha. Welcome to Brinibari channel. Today we'll discuss some important questions of physics. Okay, ये हमारी थर्ड सीरीज है क्वेश्चंस की and they are very important and selected questions okay for serious exam. So without any further delay, let's get started. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम big transformers get heated up. This is due to the fact that okay, कुछ टाइम तक यूज़ करने के बाद जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं. ओके, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है आपने देखी होगी कि अगर आप उसे बहुत देर तक यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है. तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जब वो हीट अप होते हैं तो वो किस फैक्ट की वजह से हीट होते हैं. ओके, तो लेट्स सी अब ऑप्शंस. ओके, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो हमारा पहला स्टेटमेंट है करंट प्रोड्यूसेस हीट इन द ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, यस, ये करेक्ट है कि जो करंट होती है वो ट्रांसफॉर्मर में क्या प्रोड्यूस करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है. किसी भी इलेक्ट्रिकल कोई भी मशीन हम यूज़ करेंगे तो उसमें जब जो भी करंट फ्लो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है. नाउ सेकेंड इज हिस्टेरेसिस लॉस occurs in the transformers. Okay, this statement is also correct. हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है. ठीक है, और जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. थर्ड स्टेटमेंट इज लिक्विड यूज्ड फॉर कूलिंग गेट्स हीटेड. नो, इट्स नॉट करेक्ट. ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move to our second question, that is a person is standing on a frictionless horizontal ground. Okay, एक person है जो कि frictionless horizontal ground पे खड़ा हुआ है. Okay, जिसमें एक भी friction नहीं है. Okay, वो totally smooth है. How can he move by a certain distance on this ground? Okay, वो इस ground पे कैसे move कर सकता है? Basically it's a fact that by sneezing, right? ओके, तो ये थोड़ा अजीब है सुनने में कि जो पर्सन है वो मूव करेगा कैसे, स्नीज करने से. बिकॉज हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है कि जब भी इंसान कोई भी पर्सन स्नीज करता है ओके, तो क्या होती है, एयर फ्रॉम नोज, ठीक है, जो नोज़ की एयर होती है वो ब्लो आउट होती है. ओके, विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ. और एज अ रिजल्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड फ्लो ऑफ एयर. ओके, सो दिस विल बी एन ऑपोजिट रिएक्शन दैट विल लीड टू बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द पर्सन. ओके, तो बेसिकली क्या होता है, एक्शन रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इस लॉ से ओके, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से स्नीजिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो किस में हेल्प करता है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मूव करने में. बिकॉज आप जंपिंग, रनिंग, रोलिंग ये सब आप स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे नहीं कर सकते. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Joule-Thomson process is extremely useful and economical for attaining low temperatures. This process can be categorized as okay, Thomson-Joule process होता है. ओके, Joule-Thomson process होता है जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है. ठीक है, इकोनॉमिकली क्या अटेन करने के लिए, लो टेम्परेचर्स को अटेन करने के लिए. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है. ओके, बेसिकली ये होता है क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. ओके, सो दिस इज़ अ राइट आंसर. ओके, तो जो जूल थॉमसन प्रोसेस होता है इसमें जो टेम्परेचर होता है हम कैसे लेते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर लेते हैं. ठीक है, और इसमें जो हीट कंटेंट होता है इस प्रोसेस में इसको हम एज अ कॉन्स्टेंट लेते हैं. ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम किस में कैटेगराइज करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ let's move further to our fourth question, that is ultrasonic waves are produced by making use of. okay, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज इसमें पूछा गया है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ओके, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं आप उनको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो. ओके, तो ये क्या होता है,
पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ओके उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें सोडियम और पोटेशियम के जो कंपाउंड होते हैं वो यूज़ होते हैं ओके। और इसका एक टोटल प्रोसेस होता है जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5th ओके। So a person throws an object on a horizontal frictionless plane surface okay। एक person है उसने एक frictionless यानी कि जो स्मूथ सरफेस है उस पर क्या फेंका, एक ऑब्जेक्ट फेंका है ओके। इट इज़ नोटिस्ड दैट ऐसा देखा गया कि देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ओके। इस ऑब्जेक्ट में 2 फोर्स काम कर रहे हैं। पहला है ग्रेविटेशनल पुल ओके, ठीक है, ये अर्थ से लगता है जो ग्रेविटेशनल पुल होता है। दूसरा क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। यस, ये दोनों फोर्स ही क्या है, नेचुरल फोर्स हैं कि ग्रेविटेशनल पुल लगेगा ओके कोई भी चीज़ जब आप फेंकेंगे, और ग्रेविटेशनल पुल के साथ क्या लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है बाय द सरफेस ओके। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एक्शन रिएक्शन ओके, द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0। हाँ, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऑफकोर्स 0 होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके। इसमें से कौन करेक्ट है हमें ये पता करना है ओके। द ऑब्जेक्ट विल मूव विद एक्सेलरेशन, नो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो 0 है एंड विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट विल मूव विद डी एक्सेलरेशन, नो। The object will move with constant speed but varying direction, no okay। The object will move with a constant velocity, yes। Option D is the correct answer for this question, because जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसमें उसका जो नेट फोर्स है वो 0 है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस question। Now let's move further to our next question, that is consider the following statements okay। हमें पता करना है कि इन statements में से कौन से statements correct हैं okay। Let's read the chain reaction process is used in a nuclear bombs to release a vast amount of energy, but in nuclear reactors there is no chain reaction okay। No, this statement is not correct okay। Let's see our next statement। in a nuclear reactor okay, जो nuclear reactor होता है the reaction is controlled, yes। जो nuclear reactor होता है उसमें क्या होती हैं, जो reactions होती हैं वो क्या की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। while in nuclear bomb, जो nuclear bombs होते हैं उसमें जो reaction होती है वो uncontrolled chain reactions होती हैं okay। so yes, this statement is correct okay। The third statement is in a nuclear reactor okay, nuclear reactor में all operating reactors are critical, yes। जो nuclear reactor होता है उसमें जितने भी operating reactors होते हैं वो कैसे होते हैं, critical होते हैं। while there is no question of critically in केस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, और जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट ओके। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स डू नॉट यूज मॉडरेटर्स, नो दे यूज मॉडरेटर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ओके। सो अगर हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे 2 और 3 करेक्ट हैं, तो येस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हेन अ पीस ऑफ प्योर सिलिकॉन okay is doped with aluminium then okay। जब हम ये बेसिकली इससे क्या फॉर्म होते हैं, सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा जब हम जो सिलिकॉन का पीस है उसको हम किसके साथ डोप करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ डोप करेंगे। बेसिकली डोपिंग क्या होता है कि मिक्सिंग होती है ओके इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं आपस में। तो क्या होगा अगर हम सिलिकॉन को एल्यूमिनियम में डोप करते हैं okay। so let's see the conductivity of the doped silicon piece will remain the same, no। the doped silicon piece will become n type, no। the doped silicon piece will become p type, yes। this is the correct answer। जो हमारा doped silicon है वो कैसा हो जाएगा, p
पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम में एटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी आउटर सेल में। ओके उनको क्या करना होता है, विच इज़ 1 लेस देन नीडेड टू फॉर्म अ वैलेंस बॉन्ड, जिनमें जो कि एक कम होता है क्या बनाने के लिए, वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए। ओके तो जो फोर्थ नियर बाय सिलिकॉन एटम होता है उससे एक बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए 1 कोवेलेंट बॉन्ड विथ सिलिकॉन एटम इज लेफ्ट इनकम्प्लीट। ठीक है तो जो एक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट रहता है। और इस डिफिशियंसी की वजह से कि ये जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है ये कैसा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। Okay, so option C is the correct answer for this question. Now let's move further, and 8th question is, suppose voltage V is applied across a resistance R. Okay, एक resistance है उसके across हमने V voltage दिया है, the power dissipated in the resistance is P. Okay, power क्या है, P है। Now the same voltage V is applied across a parallel combination of 3 equal resistors, each of resistance R. Okay, then the power dissipated in the second case will be. Okay, तो यहाँ पर क्या है, एक रेसिस्टेंस है उसमें उसके अक्रॉस हम V वोल्टेज दे रहे हैं और उसकी पावर कितनी है, P है। ठीक है उसमें जो पावर लग रही है वो P है, और हमने सेम वोल्टेज अप्लाई किया है जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए हैं 3 रेसिस्टर्स के, मतलब कि 3 रेसिस्टर्स को हमने पैरेलली सेट किया है। ओके और अब उसमें कितनी पावर यूज़ होगी हमें ये निकालना है। तो हियर आर अवर ऑप्शंस। ओके तो बेसिकली इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ओके तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा, r/3। ना पावर का अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो बेसिकली विल पुट द वैल्यूज एंड व्हाट वी गेट हियर इज ऑप्शन बी एज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके तो इसमें जो पावर डिसिपेटेड होगी वो इन द सेकंड केस क्या होगी, 3p। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। ओके इनमें से हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें कौन सा क्या पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है। ओके लेट्स सी, सिलिकॉन यस इट इज़ अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम यस, क्वार्टज नो इट्स नॉट अ सेमीकंडक्टर। ओके गैलियम आर्सेनाइड यस इट इज़ अ सेमीकंडक्टर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर to our last question, that is, for which of the following does the center of mass lie outside the body। okay इन चीज़ों में से कौन सी वो चीज़ है जिसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड द बॉडी लाई करता है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसमें जो होल बॉडी वेट होता है, जो होल बॉडी मास होता है वो क्या करता है, उस पॉइंट पर लाई करता है। तो सी फाउंटेन पेन नो, फाउंटेन पेन में इनसाइड रहता है, क्रिकेट बॉल में भी रहता है। अ रिंग यस, जो रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ओके बुक का भी इनसाइड द बॉडी होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइस तो यहाँ से जो हमारा ये सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। ओके आई होप आपको ये पसंद आई होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।